ठीक है, हो गया, चलो। हम्म ये हम लोग बात कर रहे थे उद्देशिका में प्रतिबद्धताएं, राइट। इसमें हमने ये वाला कर लिया। संप्रभुता का प्रकार भी आया समझ में, बाह्य आंतरिक वो सब जो लिखा है। और समाजवाद भी समझ में आ गया कि संसाधनों पर समुदाय का स्वामित्व है और समता मूलक वितरण है जिसकी जितनी आवश्यकता है। ये भी कर लिया था पंथ निरपेक्षता, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। आज हम लोगों को करना है लोकतंत्र और उसके बाद करना है गणराज्य और बाकी फिर न्याय स्वतंत्रता ये वाला। लोक का क्या मतलब होता है? जनता, जनता द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था। सबसे सरल डेफिनेशन, परिभाषा सबसे सरल अगर देनी है, ये हो गया जनता द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। अब जनता द्वारा स्थापित मतलब जनता द्वारा लिया गया निर्णय, निर्णय लेगी ना जनता, किसकी सत्ता होनी है, किसकी सरकार बननी है, ठीक है। अब निर्णय कई तरीके से हो सकता है, या तो सीधे सीधे निर्णय लिया जाए या किसी के माध्यम से लिया जाए, राइट। तो इसको ऐसे कहेंगे कि निर्णयन में जनता की भागीदारी कैसी हो सकती है, या तो प्रत्यक्ष सीधे सीधे हो या अप्रत्यक्ष। इसी आधार पर डेमोक्रेसी को भी क्लासिफाई करेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना। लोकतंत्र का वर्गीकरण हो गया यह। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि सरकार अगर कोई भी प्रस्ताव ला रही है, मान लो कोई भी काम करना है सरकार को, तो जनता से उसने वोटिंग करा दी उस पर, अगर बहुमत मिल गया तब सरकार वो कार्य करेगी, नहीं मिला तो नहीं करेगी। उसको कहते हैं जनमत संग्रह। सुना है कभी जनमत संग्रह, रेफरेंडम? जनमत संग्रह कराने के बाद ही कोई काम सरकार करेगी आगे। अभी क्या होता है हमारे यहाँ, क्या होता है कि सरकार ने काम कर लिया और उसके बाद हमें सूचना मिलती है। जब प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा तो कोई भी कार्य करने के पहले उसके उस प्रस्ताव पर जनता द्वारा मतदान कराया जाएगा, वोटिंग कराई जाएगी, और अगर बहुमत मिला है तभी सरकार आगे काम कर सकती है, अन्यथा नहीं, ठीक है। इसके अंदर एक परिभाषा लिख लो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। तो लिखना है कि ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार द्वारा लाए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव पर, सरकार द्वारा लाए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव पर जनता द्वारा मतदान किया जाता है, जनता द्वारा मतदान किया जाता है, और बहुमत प्राप्त होने के बाद ही, बहुमत प्राप्त होने के बाद ही उस प्रस्ताव पर कार्य किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को
इस प्रक्रिया को जनमत संग्रह अंग्रेजी में कहते हैं रेफरेंडम, इस प्रक्रिया को जनमत संग्रह कहते हैं। ठीक, एक वाक्य और लिखना है कि वर्तमान विश्व में कोई भी राष्ट्र पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, लेकिन कई राष्ट्रों जैसे स्विट्जरलैंड में ऐसे लोकतंत्र के गुण दिखाई देते हैं। कई राष्ट्रों जैसे स्विट्जरलैंड में ऐसे गुण दिखाई देते हैं। कैसे गुण? जनमत संग्रह वाले, कि वहां जनमत संग्रह कराया जाएगा। तो कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जहां जनमत संग्रह होता है, लेकिन वो सीधे सीधे प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है वास्तविक अर्थों में जैसा होना चाहिए। कुछ कार्य हो सकता है जनमत संग्रह का, सारे प्रस्ताव जनमत संग्रह से पारित नहीं होते। कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव ऐसे हो सकते हैं जिस पर सरकार जनमत संग्रह कराए, अन्यथा बाकी जैसे दूसरे देशों में काम होता है वैसे होगा। राइट, तो एक उदाहरण हो सकता है स्विट्जरलैंड है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होगा कि हमने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर लिया और उनको यह शक्ति दे दी है कि वो हमारे बदले निर्णय लेंगे। जैसे हमारे यहाँ है कि हमने सांसद या विधायक को चुन लिया है और सांसद या विधायक हमारे लिए वह निर्णय लेगा संसद या विधायिका में। नहीं, अभी हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि हम एमएलए या एमपी को चुनते हैं इलेक्शन में, और वो एमपी या एमएलए संसद या विधायिका में बैठकर निर्णय लेगा किसी भी काम का, और वह निर्णय हम पर लागू होगा। तो यह कहा जाएगा कि जनता के प्रतिनिधि ने जनता के लिए निर्णय लिया है। तो हमने अपना निर्णय लेने की जो शक्ति है वो हमने किसी और को दे दी है और वह हमारे बदले निर्णय लेता है। तो अप्रत्यक्ष हो गया वह। इसमें लिखो, ऐसी व्यवस्था में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के लिए निर्णय लेते हैं। जनता के लिए निर्णय लेते हैं, जैसे भारत है, अमेरिका है, ये सब उस तरह के राष्ट्र हैं। ये तो सिद्धांत में हो गया दो तरह का लोकतंत्र। अब भारत में जो लोकतंत्र है उसकी विशेषता क्या है? तो उसके कई स्वरूप हैं, कई तरह के लोकतंत्र हैं हमारे यहां। जैसे एक को कहते हैं उदारवादी, दूसरा है राजनीतिक स्वरूप या प्रकृति कह सकते हैं इसको, नेचर, तीसरा है आर्थिक, और चौथा है सामाजिक। है ना, लोकतंत्र के स्वरूप या प्रकृति कह सकते हैं। उदारवादी लोकतंत्र का मतलब होता है कि जैसे वाक्य लिखा जाएगा कि उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम पर सबसे अधिक बल दिया जाएगा। यहां लिखा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सर्वाधिक बल। ठीक, राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब है कि स्वतंत्रता के साथ साथ जितने भी अधिकार हैं जनता के या नागरिकों के, उन अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। है ना, तो इसको लिखेंगे अधिकारों का संरक्षण।
आर्थिक लोकतंत्र का मतलब हो गया, हमने कल भी पढ़ा है, संसाधनों का वितरण। समाजवादी जो है, यही पढ़ा था ना समाजवाद में, संसाधनों का समता मूलक वितरण, मतलब जिसकी जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से, राइट। और सामाजिक लोकतंत्र का मतलब हो गया विभेद रहित समाज, कोई विभेद नहीं होगा, वह सामाजिक लोकतंत्र है। आर्थिक लोकतंत्र में आवश्यकता अनुसार संसाधनों का वितरण है। राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब है कि अधिकारों की रक्षा होगी, और उदारवादी का मतलब है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। तो भारत में लोकतंत्र के ये चारों स्वरूप विद्यमान है। हमारे लिए जो क्वेश्चन बनता है वो यह बनता है कि राजनीतिक और उदारवादी लोकतंत्र भारत में कैसे प्राप्त होता है। अगला वाक्य जो होगा उसको टिक कर लेना है क्वेश्चन के लिए, और उसमें लिखा जाएगा कि भारत के संविधान में भाग 3 के तहत, भारत के संविधान में भाग 3 के तहत शामिल मूल अधिकारों से राजनीतिक और उदारवादी लोकतंत्र की स्थापना होती है। राजनीतिक और उदारवादी लोकतंत्र की स्थापना होती है। जबकि भाग 4 में शामिल निदेशक तत्वों से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित होता है। ठीक, अब इसको एक और तरीका है समझने का कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का क्या मतलब हुआ कि संसाधनों का वितरण करना है और विभेद रहित समाज है। यही बात हमने पढ़ी है समाजवाद में। ये कहा जाएगा कि निदेशक तत्व से समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति होती है इसके माध्यम से, और इन दोनों के माध्यम से, चूंकि अधिकार का संरक्षण है, तो इन दोनों के माध्यम से लोकतंत्र के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो भाग 3 में मूल अधिकार हैं जिनसे लोकतंत्र प्राप्त होता है, और भाग 4 में निदेशक तत्व हैं जिनसे समाजवाद की प्राप्ति होती है। तो दूसरी भाषा क्या होगी, अभी हमने क्या लिखा कि इससे राजनीतिक और उदारवादी लोकतंत्र मिल रहा है भाग 3 में, और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र मिल रहा है भाग 4 में। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाग 3 से लोकतंत्र और भाग 4 से समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जो हमारे संविधान का लक्ष्य है, लोकतांत्रिक समाजवाद, है ना। लिख लो एक वाक्य। दूसरे शब्दों में मूल अधिकारों से लोकतंत्र और निदेशक तत्वों से, मूल अधिकारों से लोकतंत्र और निदेशक तत्वों से समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। स्पष्ट हुआ? समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ये दोनों वाक्य जो अभी हमने लिखे, ये दोनों प्रश्न के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर लोकतंत्र से प्रश्न आएगा, इसी दोनों में से कोई आएगा। या तो यह पूछा जाएगा कि इनमें संविधान की किस भाग से
सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की प्राप्ति होती है, या किस भाग से समाजवाद प्राप्त होता है। सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यही दोनों वाक्य से। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद जो हमारे लिए शब्द है वह है गणराज्य या रिपब्लिक। ऐसी शासन व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। जैसे भारत है, अमेरिका है, राष्ट्रपति निर्वाचित है ना हमारा। तो जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, राष्ट्र का प्रधान होगा, वह निर्वाचित होगा, राजा नहीं होगा, ब्रिटेन की तरह, है ना। राजा नहीं है, निर्वाचित अध्यक्ष है। तो जिस जगह निर्वाचित अध्यक्ष है उस शासन व्यवस्था को कहा जाएगा गणराज्य, राइट। इसके बाद हमारे पास 4 शब्द हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इन चारों को कहते हैं लोकतांत्रिक मूल्य, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। लोकतांत्रिक मूल्य कहा जाता है चारों को। चारों की बात उद्देशिका में लिखी हुई है ना। यहां लिखा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, लिखा है ना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इस तरीके से एक एक वाक्य उसमें लिखा है। तो न्याय पहले समझेंगे, न्याय क्या होता है। जस्टिस, और जस्टिस के कितने रूप हो सकते हैं। तो भारत में जो न्याय का अर्थ है उसका मतलब होता है निष्पक्षता, फेयरनेस। किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। अगर पक्षपात नहीं किया है तभी न्याय हो सकता है, ठीक। उसका अर्थ है कि अगर कोई भी पूछेगा कि न्याय क्या है तो कहा जाएगा उसका अर्थ है निष्पक्षता भारत में, ठीक है। और इसके जो स्वरूप है संविधान के हिसाब से 3 तरह का न्याय है। एक है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यही है ना उद्देशिका में लिखा हुआ, ठीक है। सामाजिक न्याय का मतलब हुआ, बात फिर घूम फिर कर वही आ रही है कि अगर हमने किसी के साथ विभेद नहीं किया तो हमने पक्षपात नहीं किया है, तो कहा जाएगा कि सामाजिक न्याय का मतलब है विभेद रहित व्यवहार। कोई पक्षपात करेंगे तभी विभेद करेंगे ना। तो अगर हमने निष्पक्षता के साथ काम किया है तो हम किसी के साथ विभेद का व्यवहार नहीं करेंगे। तो कहा जाएगा कि हमने अगर विभेद वाला व्यवहार नहीं किया तो हमने उसको सामाजिक न्याय दे दिया है, ठीक। आर्थिक न्याय में वही है, संसाधनों का वितरण। अर्थ सब वही, एक बार समझ में आए दिक्कत नहीं होगी। संसाधनों का समता मूलक वितरण। और तीसरा राजनीतिक है अधिकारों की रक्षा। ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन है? तो सामाजिक न्याय, क्योंकि ये तभी होगा जब हमने विभेद नहीं किया हो, और विभेद नहीं करेंगे तभी सभी के अधिकार की रक्षा भी होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण भारत में न्याय का जो स्वरूप है वह सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस, ठीक है।